प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है उसमें आज हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पण जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है जो गोलीय दर्पण है क्या? वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण के मुख्य दो प्रकार हैं, एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिसको हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण जिसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ उठता है जो अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण हम उसे कहते हैं वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हुई रहती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, इसके इस भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, अंदर के भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो वह दर्पण या वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हुई रहती है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और इसी प्रकार दूसरा है उत्तल दर्पण, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह ऊपर की ओर होती है, उभरी हुई रहती है, यानी अंदर का भाग कले किया हुआ रहता है, ऊपर के भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। अब लोग यहाँ इसे समझे, यहाँ एक गोलीय दर्पण दिया हुआ है। इस गोलीय दर्पण में अगर यदि बाहरी भाग, जिस इसके एक भाग पर, बाहरी भाग पर क्या है, कले किया हुआ है, रजतित है, तो जिस भाग पर बाहर से कले किया हुआ है तो अंदर के भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, यानी अंदर का भाग परावर्तक सतह इसका क्या है, धंसा हुआ है, इसलिए ये पार्ट क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। और ये उत्तल दर्पण है, इसके अंदर के भाग, अंदर का भाग जो है कले किया हुआ है, रजतित है, तो ऊपर के भाग यानी उठे हुए भाग से, उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। इस भाग को उत्तल दर्पण कहेंगे। यानी गोलीय दर्पण के दो भाग हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, यानी कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है, जो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रकाश की किरणें क्या होती है, अभिसरित होती है। और उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। ये लेंस का ठीक विपरीत स्थिति है। उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। मतलब घुमा फिरा कर स्पष्ट यही चीज है कि अवतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हुई रहती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण मतलब उठल दर्पण, यानी वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह ऊपर की ओर उभरी हुई रहती है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के अंतर, इस दोनों दर्पण में जो है डिफरेंस, उसको हम लोग देखेंगे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में मुख्य अंतर क्या है? तो सबसे पहला अंतर तो हम लोग ने परिभाषा में हम लोगों ने समझा। जो पहला अंतर ये हो गया, जो अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हुई रहती है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हुआ अर्थात उभरा हुआ रहता है। दूसरा अंतर भी हमने बता दिया है। दूसरा अंतर ये भी हम कह सकते हैं, अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। एक अगर यदि इसके फोकस दूरी की चर्चा करें तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये ध्यान देंगे। चौथा जो अंतर है मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं, जो अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब या दर्पण बना सकते हैं अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण जो है ये सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। और हम लोग प्रतिबिंब में पहले ही पढ़ चुके हैं, जो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होते हैं, और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा होते हैं। यानी अवतल दर्पण दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकते हैं, आभासी और वास्तविक दोनों, जबकि उत्तल दर्पण सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं। अर्थात क्या है, अवतल दर्पण में वस्तु की अपेक्षा सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनेगा, और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वह सिर्फ उल्टा पर
सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा यानी आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा उत्तल दर्पण से। अब अगला अंतर हम लोग देख सकते हैं, जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से छोटा, बराबर और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब देख सकते हैं, ये वस्तु से सामान्यतः यह छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। एक स्थिति ऐसी बनती है बराबर वाली, लेकिन जनरली सामान्यतः उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है, जबकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफी विस्तृत होता है, जिस कारण इसका उपयोग उत्तल दर्पण का हम लोग साइड मिरर में भी करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोनों दर्पण का उपयोग, तो उसमें इस प्रकार की स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। अब हम लोग गोलीय दर्पण में विभिन्न पदों को परिभाषित करेंगे। इसमें जो मुख्य जितने पद हैं उसकी परिभाषा देंगे, उसको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसको समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ हम लोग समझ चुके हैं, जो अवतल दर्पण, ये दर्पण क्या है? अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर है, अर्थात धंसी हुई है, बाहर के भाग में इसका कले किया हुआ है। तो सबसे पहला चीज क्या है? दर्पण का हम लोग देखते हैं द्वारक। द्वारक कहते हैं हम यहां से यहां तक इसके संपूर्ण भाग को दर्पण का द्वारक कहते हैं, जिसको हम लोग जनरली एम डैश से निरूपित कर सकते हैं या कोई भी नाम अपना रख सकते हैं। ये दर्पण का द्वारक है, यानी दर्पण के परावर्तक सतह को, दर्पण के जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है वो सभी भाग, संपूर्ण भाग क्या कहलाता है? वो दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब जो है दर्पण के जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव यानी पोल कहते हैं। दर्पण का ध्रुव किसको कहते हैं? तो दर्पण के जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव यानी पोल कहते हैं, और इसको हम लोग पी से निरूपित करते हैं। अब है सेंटर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको हम लोग सी से निरूपित करते हैं। ये जो है जिस खोखले गोले का भाग होगा उसके केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहते हैं। अब है तीसरा चीज, वक्रता त्रिज्या क्या है? तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग जनरली पीसी बराबर आर से निरूपित करते हैं, या इसको ऐसे भी डिफिनेशन दे सकते हैं हम लोग, जो ये गोलीय दर्पण गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। या दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी पीसी बराबर आर से इंडिकेट करते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है, ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इसको यानी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है? तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को, जो सीधी सरल रेखा गुजर रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ये अनंत तक जाएगी, अनंत का सिंबल ओ या इसके रूप में लिख सकते हो या कुछ भी रख सकते हैं। तो इसके लिए ये क्या है? पी से ओ तक जो है ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष अथवा मुख्य अक्ष है। ये अवतल दर्पण में भी इंडिकेट है, इसी तरह उत्तल दर्पण में भी हम लोग इसी तरह निरूपित कर सकते हैं। ये जो है इसका क्या है? दर्पण का द्वारक है, जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा ये दर्पण का द्वारक है। जितने भाग से परावर्तक सतह जितना है उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव यानी हम लोग पोल कहेंगे। उसी प्रकार अब यहाँ एक चीज आता है फोकस या मुख्य फोकस, इसकी चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। और यहाँ वक्रता केंद्र यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, और उसी तरह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और फोकस जो है इस पर ध्यान देना है, यानी हल्की सी चर्चा करें, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम दर्पण का
अवतल दर्पण का, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहती है। और दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी अथवा फोकसांतर कहते हैं। इसकी हम बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे।